अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफा उन लोगों के नाम जो अपनी जानें इस मुल्क के नाम करते हैं, और ये शोहदा और गाजियों का दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि उन शोहदा को और उन गाजियों को याद किया जाए जिन्होंने अपना आज और कल, हमारे आज और कल पर कुर्बान किया है। मैं आज इस हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ, और ये पेशा कैसा है, ये नौकरी कैसी है, क्योंकि लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लोग इसे एक करियर के तौर पर देखते हैं, इसे एक जॉब के तौर पर देखते हैं, मगर पैसों के लिए तो कोई और भी काम किया जा सकता है, कोई और नौकरी भी की जा सकती है। उसके लिए घर वालों से दूर रहना, मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारना, और एक ऐसी जगह पर मौजूद रहना घर वालों से दूर जहाँ पर हर वक्त घर वालों को आपकी फ़िक्र रहती है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मेरी नज़र में तो ये पेशे से बढ़कर एक कुर्बानी है जो कि ये लोग देते हैं हमारे लिए, आप सबके लिए। प्रोग्राम में एक और हवाले से मुझे बात करनी है। आज हमने इन्हीं जो शोहदा की फैमिलीज़ को, गाजियों को हमने अपने साथ प्रोग्राम में बिठाया है, और मैं उनसे आज पूछना चाहता हूँ यौम दिफा पर कि उनकी नज़र में पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। उन्होंने तो वतन को जो कुछ दिया है वो दिया है, उनकी कुर्बानी है, मगर वतन उन्हें क्या दे सकता है, हम और आप उन्हें क्या दे सकते हैं। आज गुफ्तगू में हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान शरीक हैं। मैं सबसे पहले उनका मैं तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है हाजी ज़ियाउल हसन साहब। हाजी ज़ियाउल हसन साहब के बेटे हैं कैप्टन कासिम ज़िया। उन्होंने जामे शहादत नोश किया 1 मई 2015 को। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हाजी साहब के साथ मौजूद है बिनिश वासिफ। बिनिश वासिफ जो है वो वाइफ हैं शहीद मेजर वासिफ हुसैन शाह की। बिनी साहबा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इन इंजर्ड हुए थे, और 2010 में उसके बाद इनकी जो एक लेग है, प्रोस्थेटिक लेग है, और अभी बड़े शानदार तरीके से फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अली बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ मौजूद हैं सिपर अरशद महमूद, और अरशद महमूद साहब जो हैं वो 12 दिसंबर 2015 को इंजर्ड हुए थे। अभी इनकी रिकवरी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इनसे भी बात होगी। और उनके साथ मौजूद हैं सिपाही मोहम्मद सलीम साहब। 1 मई 2015 को ये इंजर्ड हुए थे, और इनसे भी हम बात करेंगे। मैं हाजी ज़ियाउल हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे कैप्टन कासिम के हवाले से बताइएगा, उनकी शहादत के हवाले से बताइएगा। मेरा बेटा 35 पंजाब में था, बहावलपुर में थी 35 पंजाब। उनको बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं था कि हमने आगे जाना है और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इस लड़ाई में। अच्छा। जो उनके साथ थी। मीनवाइल इन्हीं कुछ अरसे के दौरान उनकी कंपनी को ऑर्डर हो गया कि वो मतलब कि ना जाएंगे वादिये तीरा में। अच्छा। उसने मुझे फ़ोन किया, वो पिंडी आए, उन्होंने कहा मैं मुनीशन वगैरह लिए, यहाँ से वो गए। उस वक्त भी वो घर आया, मुलाकात हुई, गपशप होती रही, वो चले गए। उन्होंने जाके अपनी कुछ ट्रेनिंग की वहाँ पर। उसके बाद वो लोग मूव कर गए। अच्छा। पेशावर से वो वादिये तीरा चले गए। वादिये तीरा वो जब वो पहुँचे हैं तो वहाँ पर उनका इन दयूसों के साथ उनका बैटल हुआ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जब मेरा बेटा छुट्टी आया उसने मुझसे तो इतनी बात नहीं की, लेकिन खास कर अपने भाई से उसने काफी बातें की। अच्छा, वो क्या? कि किस तरीके से हम उनसे लड़े। अच्छा, ये सारी चीजें अपने भाई को उसने बताई। हमसे कोई उसने बात नहीं की। मैंने जब उससे ये बात पूछी कि भाई कैसा रहा हिसाब, कहता अब्बू अल्लाह के फजल करम से बहुत ठीक रहा। अच्छा। पहले जब स्ट्राइक हुई तो उसके अंदर, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर। अच्छा। पहली जब स्ट्राइक हुई तो उनके मेजर वो शहीद हो गए। अच्छा। उसके बाद मेरे बेटे ने ये तीरा में, वादिये तीरा में मेरे बेटे ने उनकी बॉडी रिकवर की। रिकवर करने के बाद मेरे बेटे ने टेक ओवर किया, और उसके बाद वो जो 5-6 चोटियां थी मेरे बेटे ने मैंने जब उनकी वीडियो देखी, आप यकीन करें कि मेरा दिल दहल गया। वीडियो किस चीज की? वीडियो खाइयों की। अच्छा, उस इलाके की। मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा ये सारी चीजें तुमने मतलब कि, उसने कहा अब्बू के मैं आपको एक बात बता दूं कि फौज के सामने ये कितनी बड़ी ताकत में आ जाए, फौज के सामने ये नहीं ठहरा। अच्छा। हमारा वॉर टैक्टिक्स, हमारा तरीकाकार इनसे बहुत मुख्तलिफ है।
अच्छा वो सारा इलाका क्लियर करने के बाद जब मेरा बेटा फिर छुट्टी आया 10 दिन हमारे साथ रहा वो। अच्छा घर में बड़ी रौनक, चहल पहल, ये वो जब भी घर आता था माशाल्लाह घर में बड़ी रौनक अच्छा। लग जाती कैसा थी। बेटा कैसा था कासिम, घर वालों के साथ, आपके हमारे साथ तो वो बहुत अच्छा था। वो वैसे ही एक बहुत निडर, बच्चे दो तरह के होते हैं ना, एक पढ़ने लिखने वाले होते हैं, एक वो होते हैं जो जरा खेल कूद में जिनका ज्यादा ध्यान पढ़ने होता लिखने है। वाला तो वो था ही था, अच्छा लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो एक निडर और बहादुर सिपाही भी था। अच्छा माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बेटे के दिल के अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। वो मुझे कहा करता था, अब्बू इनके पास ऐसी गोली नहीं अल्लाह ने भेजी जो मुझे लगे। हाँ, मैं किसी एडीपी पर आ जाऊं, अच्छा इस तरह कोई चीज हो जाए, मिस ऐप हो जाए, तो वो एक अलग बात है। वही कुछ हुआ। वो वहां से क्लियर करके जब वो अब छुट्टी काट के वापस गया, और आप यकीन करें कि छुट्टी के दौरान जब वो वापस, उसने कहा अब्बू मैं कल जा रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको कोई बेटा 2-1 दिन और रुक जाऊँ। तो दिल में ख्याल आया ये कहेगा कि अब्बू भी बहुत दिल हो गए, कैसी बातें करते हैं, तो अब तो कोई ऐसी बात अच्छा, अल्लाह ताला जी बाजी साहब उनके दर्जात बुलंद करे। मैं बेनिश साहब आपसे जानना चाहता हूँ मेजर बासित साहब के हवाले से, किस तरह से उनकी शहादत हुई थी, कब हुई? मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद 14 नवंबर दत्ता खेल में उनकी शहादत हुई। कुछ इस तरह है कि हम लोगों की पोस्टिंग मानसर अटक में थी, मानसर कैंप में थी। हम लोग छुट्टियों पे आए हुए थे। वहाँ पे अचानक ही ज़ाहिर यूनिट को ज़रूरत पड़ी और वासिफ को वहाँ पे पोस्टिंग करके दत्ता खेल में बुलाया गया यूनिट वालों ने। मुझे इस सिलसिले में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। हम तो घर में अपनी मामूल की जैसे छुट्टियाँ गुजारने गए हुए थे। अच्छा जब वहाँ से वापसी थी तो रमज़ान था, तो वासिफ ने मुझे कहा घर जाना है और सारा सामान पैक करना है, और इस तरीके से मैंने आगे बन्नू जाना है। मुझे वज़ीरिस्तान या इस एरिया का उन्होंने कुछ भी नहीं अच्छा, बताया। वो आपको आपसे उन्होंने जिक्र नहीं घर किया? में भी किसी के साथ उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी रोड पे ड्यूटी है और सिक्योरिटी के उस पे है और कोई भी ऐसी बात नहीं है, अच्छा। बन्नू जाऊँगा मैं। तो ज़ाहिर दिल में खदशा था, एक ज़रब अज़ब ऑपरेशन चल रहा था। तो मैं उनसे काफ़ी दफ़ा पूछती रही कि आप मुझे सच बताएं कि आपकी पोस्टिंग किस तरफ है, किस तरफ। बहरहाल हमने सामान वगैरह पैक किया। उसके बाद वासिफ रमज़ान हमने घर में गुजारा और वासिफ ईद के चौथे दिन यहाँ से चले गए। वासिफ वहाँ पे 2 महीने गुजारे वासिफ अच्छा। ने। घर पे बहुत कम राब्ता हुआ है वासिफ के साथ। घर में भी परेशानी थी। इतना लंबा अरसा गुजर जाता था, हाँ, राब्ता नहीं राब्ता नहीं होता था। फिर यूनिट के किसी एसएम से या किसी से भी राब्ता करके उनकी खैरियत पूछ ली जाती थी। वो बता देते थे जी ठीक है, वहाँ पे राब्ता नहीं हो सकता, मौसम ऐसा है, ये हालात ऐसे। फिर 20 दिन बाद वासिफ का मुझे बुलाया गया। मेरे कज़न ने उनके घर में पेस्कॉम के थ्रू राब्ता हुआ। मोबाइल के थ्रू तो राब्ता मुमकिन ही नहीं था। हाँ। फिर उससे वहाँ पे वासिफ से बात हुई, तो वासिफ वहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बात हुई थी और अपनी बेटी के लिए, वासिफ की एक बेटी हाँ। हमारी, आपकी छोटी गुड़िया भी इधर जी, जो है, जी। वो साथ ही थी अभी। तो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद थे। तो वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस तरह हैं, क्या हालात हैं। तो उनकी आवाज़ में अजीब सी एक तकलीफ थी। तो मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी अरूश की मैंने पिक्चर नहीं देखी यहाँ आने के बाद। मैं उसको याद करता हूँ तो मेरा सांस बंद होता है। तो मैं उसकी पिक्चर नहीं देख सका अभी तक। मैंने लैपटॉप खोल के मैंने किसी की पिक्चर नहीं देखी। ज़ाहिर है उस हालात में रहना, आर्मी की एक तरफ जहाँ सहूलतें, लेकिन जहाँ पे इस तरह की बात आ जाए, अपने मुल्क पे बात आ जाए, तो वो सारी चीज़ें एक साइड पे, फैमिली एक साइड पे हो जाती है। बहरहाल वासिफ वो 2 मंथ्स के बाद हमारे साथ तकरीबन 16 डेज़ वासिफ रहे थे। अच्छा एक 17 को वासिफ को हमने घर से खुद रुखसत किया था, अच्छा और अगली 17 को वासिफ का जनाजा था। अच्छा। वासिफ जिस पोस्ट पे वासिफ का अटैक हुआ था, ये किस जगह पे थे? दत्ता खेल में अच्छा, थे। दत्ता दत्ता खेल खेल में। में थे। वहाँ पे मेरी वासिफ से आखिरी बात 5 दिन पहले हुई थी। इसी तरीके से बात होती थी 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते बाद, और वो अपनी खैरियत की ही बस इत्तला उनकी होती थी। अच्छा अरूश के साथ बात नहीं हो रही थी, काफ़ी लेट उनकी कॉल आती थी। तो जो लास्ट वासिफ की कॉल आई है शहादत से 1 दिन पहले, उसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ बात की है। काफ़ी डिटेल में बात हुई है। और जब वो जा रहे थे तब वो छोटी छोटी बात करती थी, कंप्लीट बात नहीं करती थी। तो उस रात वासिफ ने इससे बात की है। उसने अपनी सारी चीज़ें, एक्टिविटी कहीं बताई है, कहीं उसने कलमा सीखा है, वो सुनाया है, सारा अच्छा। कुछ। तो जो बच्चों के साथ आप बातें जी करते जी हैं बस। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। बहरहाल मेरे साथ बात नहीं हो सकी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरे साथ 5 दिन पहले बात हुई थी उनकी। अगले दिन हफ्ते वाले दिन
میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھی اور اس سے اگلے دن میں نے واپس جانا تھا. واصف کہیں عصر کے ٹائم پوسٹ پہ اٹیک ہوا ہے اور واصف اپنی پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ گئے ہیں اور باقاعدہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ جس کسی نے شہید ہونا ہے تو وہ میرے ساتھ جائے اور جس نے اپنے گلے کٹوانے ہیں وہ پیچھے مڑ جائے. تو 5 بندے واصف کے ساتھ وہاں پہ سولجرز اور واصف کے ساتھ جو واصف کا رنر تھا وہ گئے ہیں نیچے. اور وہ 5 بندے صوبیدار جہانگیر اور باقی بھی 2 تھے. تو بہادری سے جس کسی نے بھی آ کے بتایا واصف کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ واصف نے بہت بہادری سے وہاں پہ لڑتے رہے. عصر کے بعد کوئی اٹیک ہوا ہے اور جو مجھے بتایا گیا اس میں یہ ہے کہ مختلف گروپس نے ڈفرینٹ گروپس تھے اور وہ بار بار اٹیک کر رہے تھے اور بہت بڑی تعداد میں یہ اٹیک تھا. واصف بہت بہادری سے وہاں پہ لڑتے رہے. ایک چیز جو مجھے بعد میں پتہ چلی واصف کے بارے میں, وہاں پہ بنکرز بن رہے تھے تو واصف کا بنکر نہیں تھا, واصف ٹینٹ میں تھے. تو وہاں پہ کسی آفیسر نے آ کے جب چیک کیا تو انہوں نے پوچھا کہ سر آپ ٹینٹ میں ہیں, آپ نے بنکر اپنا پہلے نہیں بنایا؟ کہتے نہیں, سب سے پہلے میرے جوانوں کا بنکر بنے گا, میں سب سے آخر میں اپنا بنکر بناؤں. وہاں پہ وہ اپنی پوسٹ بنوا رہے تھے, کیمپ لگا رہے تھے. بہرحال واصف بڑی مشکل زندگی ہے جی, اور اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند کرے. میں چاہوں گا ذرا باقی ہم لوگوں سے بھی بات کریں. مجھے صرف ایک بریک لینی ہے اور بریک جب ہم لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے. میں صرف ان لوگوں کی بات آپ کو سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک تو جو سولجر کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور پھر خاندان والوں کے لیے یہ نوکری, یہ پیشہ جو ہے یہ پیشہ نہیں ہے. یہ صرف وہ لوگ قربانی نہیں دیتے, ان کے خاندان والے بھی جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں, اور یہی قربانیاں ہیں جنہیں آج ہمیں جو ہے وہ یاد کرنا ہے. باقی جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان کی کہانی بھی سنیں گے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج کا ہمارا خصوصی پروگرام, اور جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو, اور جو ہمارے غازی ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے تاکہ ان سے یہ جانا جا سکے کہ انہوں نے جو وطن کے لیے جو کچھ کیا ہے ہم ان کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. میرے ساتھ کرنل علی موجود ہیں. کرنل علی, آپ کی میں نے انٹرو میں تو کہا کہ ایک پروستھیٹک لیگ ہے, مجھے آپ کی انجری کے حوالے سے بتائیے گا, کن حالات میں ہوئی آپ کی انجری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یونٹ پوسٹڈ تھی ساؤتھ وزیرستان میں, ادھر ایک جگہ ہے جنڈولا. اچھا. جنڈولا سے آگے ایک اور جگہ ہے جہاں پہ میری یونٹ ڈپلوائڈ تھی, اس کا نام ہے رگزئی. ان دنوں میں ایک وہاں پہ امپورٹنٹ ٹیکٹیکل گراؤنڈ ہے, ایک بہت اہم جگہ ہے جو کہ ریزڈ ہے, جس کی ہائٹ زیادہ ہے, اس کا نام ہے کنڈ. اچھا. کنڈ جو ہے اس کی امپورٹنس اس طرح سے زیادہ تھی کہ وہ 2 ایکسس 2 راستے بلاک کرتا تھا. اگر وہاں پہ جو بھی بیٹھ جائے وہ 2 راستے جو ہے بلاک کر سکتا تھا, جو ایک جو ہے سراروغا کو جاتا تھا اور دوسرا وانا کو جاتا تھا. اچھا. اس فیچر کے اوپر جو ہے مسلسل دشمن کے حملے آ رہے تھے, اور جب کافی دفعہ اس طرح ہو چکا تھا تو مجھے پھر آرڈر ملا تھا کہ اس کے آگے کے جو علاقہ جو کہ اس وقت کلیئر نہیں ہوا تھا اس علاقے کو جا کے کلیئر کیا جائے. اچھا. یہ ایک کمپنی سائز آپریشن تھا اس میں, اور 1 دن کا آپریشن تھا کیونکہ علاقہ بہت بڑا نہیں تھا بٹ مشکل تھا. صبح بلکہ رات کے اندھیرے میں ہی ہم صبح نکل گئے تھے اور جا کے وہاں پہ ہم نے کافی علاقہ کلیئر کیا. جو وہاں پہ موجود تھے وہ اس وقت تو زیادہ لڑے نہیں, بھاگ گئے. واپس آتے ہوئے جب ہم تھوڑا سا اپنے علاقے کے قریب پہنچے, لائک اباؤٹ پہاڑوں کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پہاڑوں میں اگر آپ ایریل ڈسٹینس دیکھیں تو وہ کم لگتا ہے, ویئرز جب ویسے ڈسٹینس روڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جی جب آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی لمبا ٹائم لگتا ہے, ٹائم اس میں کافی لگتا ہے. تو جب تقریباً میں 2 گھنٹے کے ہم نے سفر کر لیا تھا اور جو ہے ہم اپنے علاقے کے قریب تھے, تو میرا جو کمانڈنگ آفسر تھے انہوں نے مجھے بتایا, جو ایک ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے سے ری گروپ کر کے دوبارہ آ رہے ہیں. اچھا. جو دہشت گرد ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں سب سے آخر میں ہو گیا, اپنے ساتھ میں نے کچھ بندوں کو رکھا جو جن کے پاس ایمونیشن بچا ہوا تھا, اور باقیوں کو میں نے جو ہے بیک سائڈ پہ کر دیا کہ وہ سائڈ سے نکل جائیں, اور پھر میں فائر اینڈ موو کرتا ہوا آ رہا تھا. اچھا. تو جو دہشت گرد تھے انہوں نے جنرلی یہ کیا ہوا تھا کہ جو علاقے ہمیں ملتے تھے جہاں سے ہم کور لے کے فائر کر سکتے تھے ادھر انہوں نے مائنز لگائی ہوئی تھی. اچھا. تو جو میں نے مطلب جو میرا اپنا اوپینین ہے
तो इसी तरह जब मैंने लास्ट फायर किया और अपनी तरफ से मैंने एक पत्थर के ऊपर कदम रखा था, हाँ। तो वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, वो आईडी का ब्लास्ट। जी, तो वो आपकी ये blast। रिकवरी का प्रोसेस जो है वो कैसा रहा? उस दिन रात मैंने FTC मतलब एक हॉस्पिटल है, आर्मी का हॉस्पिटल जो फॉरवर्ड अच्छा। हॉस्पिटल होता है, उधर मुझे उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे उधर पहुंचने में, और सुबह मुझे एवैक्यूएट करके CMH रावलपिंडी ले आए थे। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैं 5 महीने एडमिट रहा। तो आपने तो दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक तो वहाँ पर लड़ी और फिर उसके बाद एक रिकवरी की, दोबारा फिर से वापस आने के। अभी तो माशाल्लाह यू आर वेरी फंक्शनल। जी, अल्लाह का बहुत करम है। और तकरीबन 4-5 महीने बाद अच्छा। मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया और फिर मैंने अपनी यूनिट दोबारा वजीरिस्तान ठीक। में ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो यूनिट दोबारा ज्वाइन की वहाँ पर? जी। अच्छा अरशद साहब, मुझे अपनी इंजरी के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 दिसंबर 2015 को मैं शुमाली वज़ीरिस्तान अपनी ड्यूटी के फ़रज़ सर अंजाम दे रहा था। अच्छा, हमको 12 दिसंबर 2015 को सर्च ऑपरेशन का आर्डर मिले। हम सर्च ऑपरेशन के लिए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन आईडी ब्लास्ट हुई है, जिसमें मेरी दोनों अच्छा। टांगें आईडी की जद में आ गई और मौके पे उड़ गई। अच्छा, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में हुई, किस इलाके में हुई? ये वाना से आगे एक वरगाडो सेक्टर रहता है, अच्छा। वहाँ पे हुई है। तो अभी आपकी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुकी है, टांगे लग चुकी है, अभी चलना फिरना मैंने शुरू कर दिया है। अच्छा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी मज़ीद चलने की कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी मैं अपने आप को फिट कर लूँ। अच्छा, तो क्या इरादे हैं आपके इसके बाद? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी मैं फिट होकर अपने यूनिट में जाऊँगा, उसके बाद एक दफ़े दोबारा अपने यूनिट के साथ ऑपरेशन एरिया, चाहे वज़ीरिस्तान है, सियाचिन ग्लेशियर है, जिधर भी है, अच्छा, इंशाअल्लाह अपने यूनिट में जाऊँगा, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का दिफा करूँगा, पाकिस्तान आर्मी की खिदमत को सर अंजाम माशाल्लाह, दूँगा। अल्लाह ताला जी आपको सेहत दे, आपकी रिकवरी और ज़्यादा आसान करे। और यकीनन ये बड़ी कुर्बानी है और आपका हौसला है कि आप फिर यहाँ पर बैठे कह रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ। मैं सिपाही सलीम साहब, मुझे आप अपने हवाले से बताइएगा, आपकी इंजरी कहाँ पर हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई 2015 को हमें सर्च ऑपरेशन का ऑर्डर मिला। तो ये जगह थी सरोरोगा। हम सरोरोगा से निकले, आगे एक ओपी थी, अबू यासर ओपी, उसका सर्च ऑपरेशन के लिए निकले। तो हम रात को उधर पहुंच गए और हमने उधर स्टे किया और सुबह सर्च ऑपरेशन किया। और अगले दिन फिर जब हम वापसी का मूव कर रहे थे तो रास्ते में आईडी ब्लास्ट हो गई और जिसमें मेरी राइट टांग उड़ गई थी। और उसके बाद मुझे उधर से लाया गया जंडोला FTC में और उधर ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद वहाँ से पेशावर लाया गया। तो अभी आपकी रिकवरी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? अभी रिकवरी इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, टांग लग गई है, अभी चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। अभी दोबारा यही इरादा है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी यूनिट को दोबारा ज्वाइन कर लें। तो आप भी वापस जाना चाहते हैं, यूनिट दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं? इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने एक सवाल जो आप सब लोगों मैंने जिसका शुरू में भी जिक्र किया, मैंने कहा कि हम ये तो बात करते हैं कि आप लोगों ने वतन के लिए बहुत कुछ दिया है। आपको क्या लगता है वतन से आपकी तवक्को क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है? हाजी साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ, फिर जरा मैं बाकी लोगों से भी इस हवाले से बात करूंगा। वतन के लिए जान तो कोई चीज़ नहीं है। आपने तो अपनी सबसे बड़ी चीज कुर्बान कर दी। जी बिल्कुल, इसमें सबसे कोई प्यारी, शक नहीं। सबसे जी बड़ी हाँ, चीज आपने वतन को दे दी। कुर्बान कर दी। लेकिन मैं उसका मुद्दा मकसद एक है, इस वक्त को इस चीज़ को ये सामने रखें और इस मुल्क के लिए वो काम करें जो लोगों की बेहतरी के लिए हों। इस दहशतगर्दी को इस तरह ख़त्म करें। मेरे जब बेटे का जनाजा था, राहील शरीफ साहब मेरे बेटे के जनाजे में मौजूद थे। अच्छा, और नेवल चीफ भी उस जनाजे में मौजूद थे। तो उनसे मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं इनको अपने मुल्क से, जिस तरह एक खेत होता है ना जिसमें ये बूटियां गंदी होती हैं, चुन चुन के जो है ना वो निकालते, मिस्र निकाल के इनको मारूंगा। अच्छा, बात तो उसी तरह है। लेकिन क्या हमारी फौज तो अपनी जगह पर काम कर रही है। ये साहिबान आपके साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको बताया किस तरीके से, मतलब कि ये तो सिंपल सी एक बात है ना कि मैं उस चीज पर आ गया, ब्लास्ट हुआ, मेरी टांग उड़ गई।
लेकिन उससे पहले के हालात मैं बताऊं, मेरा उससे पहले के भी और उसके बाद के भी हालात, जी मेरा हाँ, ख्याल है ये उसके- दोनों चीजें जी बड़ी हाँ, अहम है। मेरा बेटा जब था वो टेलीफोन करता था, मेरी छोटी बेटी से जब बहन से बात होती थी, वो कहते भाई कुछ खाया भी है? वो बेटा तू फिक्र नहीं कर, मैं बड़े मुर्गे मुसल्लम खा रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता होता था कि वो भूखा है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे थे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है इन शहादा के लिए? लोग कहते हैं जी कि ये बहुत कुछ। मैं एक कैप्टन का बाप हूँ, शहीद कैप्टन का बाप। उसकी पूरी तनख्वाह 37,000 रुपये है। 37,000 रुपया मुझे महाना उसकी फुल फ्लैज। ये बैठे हुए कर्नल साहब बैठे हुए, इनसे पूछे इनकी तनख्वाह कितनी है? 40-45 हजार से ऊपर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं कोई यही आदमी- चीज आज या बताना भी कोई चाहता आदमी हूँ, ये बात कोई नहीं करता। इतने इस तनख्वाह के लिए ये नौकरियां नहीं की जाती। जी हाँ, इन तनख्वाह के लिए ना कोई नौकरियां करता है ना कुछ। ये एक जज्बा है जो इंसान के अंदर कुर्बानी है, होता जी साहब, ये तो- और ये जब तो- वो जाते हैं फौज के अंदर तो सबको ये लावाली तबीयत के बच्चे होते हैं। लेकिन जब ये ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो क्योंकि मेरी बीवी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। जिस दिन मैं इसको काकूर छोड़ के आया था, मैंने इसकी अम्मी को आके कहा, मैंने कहा आज तेरा बेटा जो है, मुझे कहने लगी, मेरे कंधे पर हाथ रख कर उसने कहा था कि अगर मेरा बेटा इस कौम और मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत पा जाए तो मुझे कोई किसी किस्म का अफसोस नहीं होगा। ठीक, मैंने बड़ी अपने बात। बेटे को आर्मी के लिए वक्फ कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी जानें कुर्बान करें, ठीक। हमारी औलादें जाएं वो अपनी जानें कुर्बान करें, और हमारी हुकूमत क्या करे। ठीक। अच्छा, मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर ब्रेक पर जाने से पहले मैं दावत देना चाहूँगा ताजदार जैदी को और वजील हसन निज़ामी को। ये एक ग्रुप है किस्सा ख्वां, उनसे इनका ताल्लुक़ है और ये लोग जो है वो नरेशन करते हैं। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया है और ये एक मरसिया जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। और ये रहमान फारिस साहब ने लिखा हुआ है APS के शहीद होने वाले बच्चों के नाम। तस्लीम है कि मौत से मुमकिन नहीं फरार, माना कि जिंदगी नहीं बिल्कुल वफाशुआर, हर मंबाए हयात पे होगा अजल का वार, खुशबू है देर पा न कोई फूल पाएदार, लेकिन अभी ये रंग तो कच्चे थे हाय हाय, कमसिन थे बेगुनाह थे बच्चे थे हाय हाय, थे 14वीं के चांद वो मासूम नौनिहाल, उम्रे कलील नन्हे बदन भोले खदोखाल, बेफिक्रियों का दौर था बचपन के माहो साल, वाह हसरता के हो गए अपने लहू में लाल, गुलपैरहन थे और कफन पोश हो गए, गोदी से उतरे कब्र में रूपोश हो गए, हर गुल अजार कितने दिलों का सुरूर था, नखले उम्मीद का बड़ा खुश रंग हूर था, हर चांद वालदैन की आंखों का नूर था, भाई का जोरे बाजू बहन का गुरूर था, सो मन्नतों हजार मुरादों के फल थे वो, ने मुल बदल मिलेगा कहां बेबदल थे वो, ना हक बहे जो खून तो कांप उठता है फलक, बेचारगां की आह तो जाती है अर्श तक, बेचारगां के आखिरी दीदार की कसम, सबरे हुसैन और हैदर और कर्रार की कसम, दुश्मन को ढूंढती हुई तलवार की कसम, फारस हमारे लश्करे जर्रार की कसम, सोएंगे चैन से न कभी सोगवार अब, मारेंगे एक एक के बदले हजार अब, बदले की आग अपनी जगह है मगर ये गम, हम 100 बरस भी जी ले तो हो पाएगा ना कम, हर रोज याद आएगा ये जुल्म ये सितम, ताउम्र जाने वालों को रोया करेंगे हम, आंखों से जुदा वो सही दिल से परे नहीं, हाँ हम हैं कम नजर शुहदा तो मरे नहीं, ए करबलाए नो तेरे कुर्बान सब्र कर, तुझ पे फिदा है मेरे दिलो जान सब्र कर, रो रो के हो ना जाए तू हलकान सब्र कर, मेरे पेशावरा मेरे बेजान सब्र कर, मातम है गम है सोग है आंसू है बैन है शहरे पेशावर,
आज से शहर हुसैन है। मैं बिनिश साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है, आपको कैसा, पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई है इसको आप किस तरह से देखती हैं? जब मैं थोड़ा सा पीछे से एक बात करूंगी, पिछला हवाला दूंगी। जब हम 6 सितंबर मनाते थे तो हमें शायद इस शहादत का, ये इस चीज़ का इतना इल्म नहीं था, हमें ये रोशनियाँ और ये चीज़ें अच्छी लगती थी। जब अब कभी 6 सितंबर आता है, मैं इस तरह सजा हुआ उन शहीदों का, मुझे ऐसा लगता है इसमें उन शहीदों के लहू के दिए जल रहे हैं, तो कोई शक नहीं है। और अब जाविया शायद मुख्तलिफ है। मैं तो जिस वक्त ये APS का इंसिडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड के उस दिन 40वां था, और मैं उस वक्त अपने हस्बैंड के लिए नहीं रो रही थी, और मैं कहती थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड का खून भी इस चीज़ में शामिल हो गया है कि APS का जो इंसिडेंट हुआ है, तो मैं किसी को फ़ख्र से बता सकूँगी, उन APS की माओं को, उन बहनों को जिनके भाई गए हैं, कि मेरे खामन का खून भी, मेरी बच्ची के वालिद का खून भी इस चीज़ में शामिल हुआ है। तो दिल्ली ख्वाहिश तो यही है कि बच्चे आराम से, सुकून से स्कूलों को जाएं, एक मुल्क तरक्की करे, लेकिन सिलसिले इस तरह नज़र नहीं आते। कितनी तकलीफ़ें, ये कहना आसान है कि हाँ इस तारीख़ को, इस डेट को शहादत हो गई, हमें ये मुश्किलें, लेकिन हर लम्हा, हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता है जैसे हमने फेस करना है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने भी दी और जो आप लोगों ने भी दी। अरशद साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा होना चाहिए पाकिस्तान? मैं तो वतन से यही तवक्को करता हूँ कि हम सब को मिल के हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारे मुल्क को कोई भी नुकसान जब देने पर आए, तो जब हम लोग हिम्मत और हौसले से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क को नुकसान नहीं दे सकेगा। और इंशाअल्लाह जो दुश्मन हमारे मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान देने की कोशिश करेगा, तो हमारे अंदर अभी भी सलाहियत मौजूद है कि हम उनका मुंह तोड़कर जवाब दे सकते हैं। ठीक। भाई सलीम साहब, आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, इसी तरह आज़ाद होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है, इसी तरह इससे भी ज़्यादा बढ़कर काम करना चाहिए। अभी भी दहशतगर्दी हो रही है, ये पिछले दिनों में बड़ी लंबी लड़ाई है जो अभी भी लड़ी जा रही है। अभी भी लड़ी जा रही है। ये पिछले दिनों में पेशावर में हुआ था और ये मर्दान में धमाका हो रहा है। अभी गायब गए इसी तरह हो रहे हैं, ताकि इस कार्रवाई को तेज़ किया जाए, जल्द से जल्द हमारा पाकिस्तान उसी तरह आज़ाद हो जाए जिस तरह ये पाकिस्तान आज़ाद है।